देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है 4th चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यानी मूविंग चार्ज के चलते क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, उसको निकालना है। यानी कि सबसे पहले मूविंग चार्ज चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक साइंटिस्ट का नाम जो आता है वो लोरेंज है ना। यानी सबसे पहले लोरेंज फोर्स से पढ़ना है। उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन किया, इस बात को अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से, है ना। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि चार्ज के चलते चार्ज पर फोर्स लगेगा, मास के चलते मास पर फोर्स लगेगा, मैग्नेट के चलते मैग्नेट पे। लेकिन चार्ज के चलते मैग्नेट पर और मैग्नेट के चलते चार्ज पर फोर्स लगेगा, ये बात पता नहीं था, है ना। तो इसमें हम लोरेंज ने ये बात सबसे पहले गौर किया था कि आपका चार्ज जब मूव करता है तब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। यानी सिंपल सा बात आप समझ सकते हैं। चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है उसको समझने की कोशिश कीजिए। चार्ज यदि क्या कर रहा है, रेस्ट में है, चार्ज यदि रेस्ट में है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा करता है। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल यदि मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें जो है मेनली हम लोग पढ़ेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यानी लेकिन चार्ज मोशन में रहता है तब, लेकिन मेन प्रॉपर्टी जो है चार्ज जब मोशन में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। दोनों पैदा करता है आपका, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों। लेकिन हमने क्या कहा, चार्ज जब मोशन में रहेगा तो मेन प्रॉपर्टी उसका जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब देखिए आगे, यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहले पढ़ना है लोरेंज फोर्स में, है ना, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, तो पॉइंट को ध्यान से समझना है कि जो चार्ज मोशन में आ जाएगा, कैसे में आ जाएगा, मोशन में, वह मैग्नेटिक मोनोपोल के जैसा बिहेव करेगा। यानी लोरेंज फोर्स पढ़ते हैं, लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स। तो देखिए इसमें क्या किया गया, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही लिखेंगे कि मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्ट्स एज मोनोपोल, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट। मतलब लोरेंज के द्वारा एक्सप्लेनेशन के दौरान सबसे पहला पॉइंट यह कहा गया कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होगा जब मोशन में आएगा,
यानी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में है तो मोनोपोल ऑफ मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉजिटिव मूविंग चार्ज जो होगा, मूविंग चार्ज जो है नॉर्थ पोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? नॉर्थ पोल के बराबर होगा, यानी नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव शो करेगा ये। जबकि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मूविंग चार्ज जो होगा, मूविंग चार्ज जो होगा वो साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू लोरेंज। यानी लोरेंज ने सबसे पहले ये कहा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो मोनोपोल ऑफ मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। यानी उनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये था कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, यानी कि चार्ज और चार्ज के बीच फोर्स लगेगा। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, यानी तब उस पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेट के कारण भी लगेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे फोर्स लगाना चालू करेगा। किस पर? आपका चार्ज पार्टिकल पर। यानी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कब फोर्स लगाएगा? जब मोशन में रहेगा तब। तो एजम्पशन माना गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद, और नेगेटिव मूविंग चार्ज जो है साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। अब देखिए एक टर्म आया स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल। देखिए ये सब नया टर्म है, इसमें 3-4 नया टर्म आएगा धीरे धीरे। एक है स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल। स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल क्या है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल को लोरेंज के द्वारा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी माना गया। इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी सुन लीजिए, ये स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल जो वर्ड है ना, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल है जो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और तब कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल इक्वल टू होगा चार्ज इनटू वेलोसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल का जो फॉर्मूला होगा चार्ज इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर, चार्ज स्केलर, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यानी कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल को चार्ज इनटू क्या माना गया है? वेलोसिटी माना गया है। चार्ज इनटू वेलोसिटी की बात करते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल, किसको? स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल, ठीक है। अब देखिए जब स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी माना गया तब लोरेंज फोर्स को एक्सप्लेन कैसे किया गया? तो अकॉर्डिंग टू लोरेंज, according to Lorentz, according to Lorentz, the force on moving charge in uniform magnetic field, आपके सिलेबस में जो पढ़ना उसके अनुसार, in uniform magnetic field is equal to cross product of a strength of monopole, a strength of monopole and magnetic field
यानी समझ लीजिए, लोरेंज फोर्स को जो डिफाइन किया गया, लोरेंज फोर्स F इक्वल टू वह क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल और मैग्नेटिक फील्ड को ये डिफाइंड किया गया है। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट होता है, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, बी से मैग्नेटिक फील्ड। यानी लोरेंज ने जब यह फिनोमेना को स्टडी किया कि मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगता है, तो आपका यहाँ पर जो फोर्स होता है ना, उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसने सबसे पहले एक नया टर्म माना, स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल, और उसके बाद डिफाइन किया कि ये जो फोर्स है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद डिफाइन किया गया है कि ये फोर्स जो होगा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये डिफाइंड किया गया है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, क्या मैग्नेट में तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। मैग्नेट में मोनोपोल नहीं है, ये चार्ज है। देखिए ऊपर से सब ये माना गया है एक्सप्लेन करने के लिए, नेचुरल फिनोमेना था ये, उसको एक्सप्लेन करने के लिए माना गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल नहीं बनेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्ट्स एज मोनोपोल ऑफ मैग्नेट, वैसा प्रॉपर्टी शो करेगा ये। सर ये स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल एक बार फिर से बता दीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल ये माना गया एक टर्म है लोरेंज फोर्स को डिफाइन करने के लिए, और यह माना गया टर्म आपका एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको याद करना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल का जो फॉर्मूला होगा वो हर हाल में चार्ज इनटू वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल का जो डायरेक्शन होगा वह हर हाल में वेलोसिटी के अलोंग होगा। और फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला का ही पूरा कमाल है। नीट में हर एक साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, और आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा, हर हाल में रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला का अब आगे एलोबरेशन देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कहाँ कहाँ हम लोग पहुंचेंगे। जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूला मिल याद रखिए, फार्मूला को उल्टा नहीं करना है कभी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है, बी कभी नहीं आएगा पहले, क्यू भी क्रॉस बी ही कहलाएगा हर हाल में, और क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में ही फार्मूला को याद करना है, लोरेंज फोर्स क्यू भी क्रॉस बी। ध्यान से समझिए अच्छी तरह से। यानी फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का जो फार्मूला होगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को और हेल्प कर देते हैं, थोड़ा वेक्टर रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर का यूज नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे पहले तो आप लोग 10th क्लास में जब पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो याद कीजिए उसमें फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पाल्म रूल, क्या क्या पढ़े थे पता नहीं, पढ़े थे सब लोग डायरेक्शन निकालने के लिए। लेकिन पूरा चैप्टर मैग्नेट समाप्त हो जाएगा और मैं उस रूल का कभी नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि वो रूल बहुत कंफ्यूजन वाला रूल है। अभी तक आज तक आप लोग को पता नहीं चला होगा कि लेफ्ट हैंड रूल कब लगाते हैं और राइट हैंड रूल कब लगाते हैं, आप पाल्म रूल कब लगाते हैं, है ना। उससे बचने के लिए वेक्टर का एक टेक्निक है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। वो टेक्निक में ये है, ऑलवेज आप ध्यान दीजिएगा इधर, इसको आप एक्स एक्सिस मानते हैं, ऑलवेज आप इसको बाई एक्सिस मानते हैं, ये बात पता है। और अगर डॉट दिखा दिया जाए और घेर दिया जाए तो इसको आप जेड एक्सिस मानते हैं, ये बात भी आप समझते हैं। और ऊपर ही सब कुछ लिखे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्रॉस से हम लोग हमेशा माइनस जेड एक्सिस मानते हैं, क्या मानते हैं, माइनस जेड एक्सिस, और ये भी माइनस एक्स एक्सिस होता है, और ये भी माइनस बाई एक्सिस होता है। इसके बाद एक बात और समझते हैं आप लोग वेक्टर में, कि इसको हमेशा आई कैप से डिनोट करते हैं, इसको हमेशा जे कैप से, इसको हमेशा माइनस आई कैप से, इसको हमेशा माइनस जे कैप से,
इसको हमेशा के कैप से डिनोट करते हैं और इसको हमेशा माइनस के कैप से डिनोट करते हैं। इतना पहले से आप जानते थे। एक बात और मेरे तरफ से याद कर लीजिए, वो क्या लर्न करना वो समझ लीजिए। इसको आज के बाद हमेशा ईस्ट मानिएगा ऑलवेज, इसको हमेशा आप वेस्ट मानिएगा ऑलवेज। बाई एक्सिस को हमेशा आप नॉर्थ मानेंगे, अपने मन से कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। इन्हें के ऊपर का मतलब नॉर्थ होता है, ये गलत बात है। ऊपर का मतलब जेड एक्सिस होता है अपवार्ड जिसको कहते हैं, है ना। इधर साउथ होगा, है ना, और जेड जो होगा ये डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। इस एजम्पशन को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ करके, और जबकि आपको क्वेश्चन बनेगा आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के करके। देखिए आप लोग को इतना पता होगा कि आई क्रॉस जे जो होता है वो क्या होता है, के होता है। दो जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं छोड़ करके तीसरा आंसर हो जाता है आई जे के में। याद कीजिए, दो का जो प्रोडक्ट करते हैं तीसरा आंसर हो जाता है, और यदि लगातार रहे तो प्लस और उल्टा पुल्टा रहे तो माइनस। जैसे जे क्रॉस के अगर करते हैं तो आई होगा प्लस में, ये बात आप समझते हैं। लेकिन के क्रॉस अगर आई करते हैं तो जे होगा प्लस में। लेकिन यही उल्टा जे के बाद आई रहे, क्योंकि आई के बाद जे होता है, जे के बाद आप आई लिखे हैं, इसलिए माइनस के आंसर होता है। उसी तरह से के बाद अगर जे लिख देते हैं डायरेक्ट तो ये माइनस आई होगा। उसी तरह से आई के बाद अगर आप के लिखते हैं तो माइनस जे होता है। ये बात आप जानते हैं। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ईस्ट क्रॉस नॉर्थ क्या होता है। ईस्ट क्रॉस नॉर्थ की बात करते हैं, ईस्ट वेक्टर और क्रॉस नॉर्थ क्या होगा। तो ईस्ट ये है और नॉर्थ ये है, यानी आई क्रॉस जे क्या होगा। तो आई क्रॉस जे के होगा, यानी ये अपवार्ड होगा। क्या होगा, अपवार्ड होगा। ये टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ गए बात को। तो हम कुछ पूछ सकते हैं अब आप लोग से। तो सबसे पहले गौरव आप माइक अपना ऑन कीजिए और जो हम बोलेंगे तुरंत आंसर बतलाना है। अप क्रॉस लिख दिए हैं, इसका आंसर बताना है सिर्फ। अप क्रॉस ईस्ट क्या होगा। अप क्रॉस ईस्ट क्या होगा। आप क्रॉस ईस्ट, एक सेकंड सर बता रहे हैं। एकदम रुके हुए हैं सर के क्रॉस आई सर जे होगा। जे क्रॉस आई जे, हम तो जे पूछ नहीं रहे हैं, हमको तो आंसर वैसा चाहिए, जे यानी नॉर्थ होगा। यस सर, नॉर्थ। आए समझ में। यस सर। चलिए फिर आंसर, अब आपकी बारी है। बेस्ट क्रॉस साउथ क्या होगा। बेस्ट क्रॉस साउथ क्या होगा। बेस्ट क्रॉस साउथ क्या होगा। इतना देर कीजिएगा तो कैसे काम नॉर्थ। चलेगा। बेस्ट क्रॉस साउथ नॉर्थ तो कभी नहीं अपवर्ड, होगा। अपवर्ड, अपवर्ड। हाँ, नॉर्थ का मतलब अपवार्ड नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि अपवार्ड होगा। क्या होगा, अप होगा। चलिए स्लोनी, आपको बताना है, हम जो लिखेंगे उसका आंसर जल्दी से, ठीक है। आपको ईस्ट क्रॉस अप क्या होगा। ईस्ट क्रॉस अप क्या होगा।
ईस्ट क्रॉस अप क्या होगा? ईस्ट क्रॉस अप क्या होगा? क्या लिखे हैं? नॉर्थ या साउथ? देखिए ईस्ट क्रॉस अप, तो ईस्ट मतलब आई, अप मतलब के, आई क्रॉस के माइनस जे यानी कि साउथ होगा। क्या होगा? साउथ होगा। ऐसे सोचना है, बस सोच लीजिए ध्यान से। तो अभी अभी ये हम इसको मिटाने वाले नहीं हैं, अभी आपसे बहुत कुछ काम करवाएंगे, क्योंकि सामने रहेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगी बातें। हम लोरेंज फोर्स जो अभी पढ़े थे F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी पढ़े थे, ठीक है? तो F बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। थीटा जो होगा वह एंगल बिटवीन होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल होगा। F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो हमको ये निकालना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है आपको। हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी ध्यान से देखिएगा हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन में क्या है। इस पूरे बोर्ड पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, देख लीजिए इधर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पूरे बोर्ड पर बना रहे हैं, इधर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी जगह क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना दिए हैं, देख लीजिए ध्यान से। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब माइनस के होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी यहाँ बी जो लिखा हुआ है बी है क्रॉस, इसका मतलब यह अपने मन से हर बार मान लेना है कि माइनस के है, ये ऐसे हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं ईस्ट की ओर फेंक दिया हूं, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। एक दूसरा क्वेश्चन जो है वह भी प्रोटोन है, पी फॉर प्रोटोन है, पी फॉर क्या है? प्रोटोन है, उसको मैं इधर डाउन की ओर फेंक दिया हूं भी वेलोसिटी से, मतलब जो भी डायरेक्शन दिखाएं साउथ की ओर है, तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। तीसरा जो है एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को मैं इस डायरेक्शन में फेंक दिया हूं भी वेलोसिटी से, इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। चौथा नंबर प्रॉब्लम जो है एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को मैं इधर ही फेंक दिया हूं भी वेलोसिटी से, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में एक न्यूट्रॉन है, उसको मैं इधर फेंक दिया हूं भी वेलोसिटी से, तो सभी पर फोर्स का डायरेक्शन बताना है। आंसर हमको चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप और डाउन में, ऐसे बताना है। अगर बात नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए पहला क्वेश्चन हम समझा देते हैं। और यहाँ पर हम जो वर्ड यूज किए हैं पी फॉर प्रोटोन है ना, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, और अल्फा तो समझ में आ ही रहा है, और एन फॉर न्यूट्रॉन है ना। आप बोलिएगा तो पहला क्वेश्चन हम बना के समझा सकते हैं। देखिए हम इसको तो हाथ से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाल्म रूल थंब रूल सबसे हम निकाल लेंगे, लेकिन आप अगर हाथ चलाएंगे तो आपका हाथ चलेगा नहीं, इसीलिए हम पहले ही बोले हैं कोई फ्लेमिंग रूल यहाँ काम नहीं करेगा। जब वेक्टर आता हो और मेरा ये टेक्निक अगर समझ में आ गया तो ये इतना आसान है, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए मैं पहला का क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो ये फार्मूला को जरूर लिखिएगा, किसी भी कंडीशन में इस फार्मूला को लिखना ही पड़ेगा आपको। इस फार्मूला को लिख दिए क्योंकि फार्मूला याद कर लिए हैं। अब आप ये सोचिए कि पहला पॉजिटिव चार्ज है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है भाई? तो डायरेक्शन इधर है, इधर को ईस्ट मानते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो हम लिखेंगे मेनली आई कैप।
फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से दिया हुआ है कि माइनस के है, देख लीजिए ध्यान से, पहले से दिया हुआ है कि माइनस के है, तो क्रॉस माइनस के। अब आप खुद सोचिए आई क्रॉस माइनस के क्या होता है, खुद सोचिए आई क्रॉस माइनस के क्या होता है। तो माइनस साइन तो पहले आ जाएगा बाहर, और आई क्रॉस के क्या होता है, तो आई क्रॉस के क्या होता है ये निकालना। आई क्रॉस के जो होता है माइनस जे होता है, एक माइनस पहले से था तो माइनस जे इधर से था, तो माइनस माइनस ये प्लस जे हो गया। अब प्लस जे का मतलब क्या होता है भाई, नॉर्थ। तो आपको हमको आंसर नॉर्थ होगा ये लिख के बताना है ना। यानी पहला का पर फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ होगा, ऐसे लिख के बताना है। दूसरा पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको निकालना है। तीसरा पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो आपको निकालना है। चौथा अल्फा पार्टिकल है उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। पांचवा न्यूट्रॉन है उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। जरा गौर से समझ लीजिए, ध्यान से अच्छी तरह से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, उसके बाद बनाना शुरुआत कीजिए, ठीक है। सर बताएं हम। नहीं, पहले सब बना लीजिए पांचों, तब पूछेंगे। सब लोग के लिए टाइम मिल रहा है ना। नहीं, चलिए गौरव आप बताइए, यस सर। तीसरा का आंसर क्या होगा ये बताइए। सर तीसरा का ईस्टवर्ड होगा सर। चलिए ठीक है। चलिए प्रियांशी आप बताइए दूसरा का क्या होगा। तो ईस्टवर्ड। दोनों का इस्तेमाल हो गया, वेरी गुड। स्लो नहीं, आप बताइए पांचवा का आंसर क्या होगा। गौरव आप बताइए पांचवा का आंसर क्या होगा। सर जीरो होगा वहाँ पे। क्यों। सर न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है ना। हाँ, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है इसलिए उस पर फोर्स नहीं लगेगा। जीरो। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था इसीलिए उसका आंसर ऐसे शुरुआत में निकालिएगा तो आपको आएगा बेस्ट, लेकिन नेगेटिव होने के कारण यस एक सर। माइनस साइन और आकर के ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए तब तो आपको समझ में आ गया है। अब आपको लोरेंज फोर्स या सॉरी आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन ना, यस सर। क्योंकि और यही ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें जब रफ्तार आ जाएगा ना तो क्वेश्चन विद इन आपका सेकंड बन जाएगा, आपको देखिए और आंसर आ जाएगा फट से। तो इसको अब मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब ये प्रोसेस समझ में आ गया है तो हर बार इसी प्रोसेस का यूज करेंगे आगे पूरे मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए ये जो था आपका क्या है, लोरेंज फोर्स है, क्या है आपका लोरेंज फोर्स की बात है। ये बात को समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। देखिए आप इसका बिहेवियर पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जा करके इसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि आखिर ये किस तरह से बिहेवियर शो करेगा आगे। चलिए देखिए यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा आगे, है ना। यहाँ पर सबसे पहला केस फर्स्ट में पढ़ते हैं। व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाहर से दिए हुए हैं,
ठीक है। अब यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कोई भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उसको पैरेलल फेंकना है मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एंटी पैरेलल फेंकना है। तो थीटा का जो बात होगा या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल की जब बात करेंगे तो या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। ये बात आप समझ सकते हैं ध्यान से। देख लीजिए, हम लोग पहला बार ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंकेंगे या एंटी पैरेलल फेंकेंगे, या 0 डिग्री पर फेंकेंगे या 180 डिग्री पर फेंकेंगे, दोनों कोई कंडीशन में फेंकेंगे। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा था। अब आप चार्ज कुछ भी रखिए, वेलोसिटी कितना भी ज्यादा क्यों नहीं लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड कितना कम या ज्यादा क्यों नहीं रखिए, साइन 0 डिग्री और साइन 180 का वैल्यू 0 ही होता है, यानी फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि आप याद कीजिए, एक ऐसा कंडीशन आ गया लोरेंज फोर्स का कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकेंगे तो फोर्स क्या होगा, नहीं लगेगा। तो फोर्स आपका जब नहीं लगेगा तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, यह नीट एग्जाम पूछा है। यानी इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल is a straight line, a straight line। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि यह चार्ज पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स ही नहीं है, तो जिधर फेंकेंगे उधर। और एक बात और ध्यान समझ लिए, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो है ना ग्रेविटेशन का फोर्स लगा दें। जब तक क्वेश्चन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाए तो सब बात को नहीं सोचना, बस इतना ही याद रखिएगा। क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल का मास देगा तब ये सब बात सोचना है। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर कर रहे हैं सेपरेटली, तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और फोर्स अगर नहीं लगा है तो इसका वेलोसिटी भी नहीं बदलेगा और स्पीड भी नहीं बदलेगा, मोमेंटम भी नहीं बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। बोले हैं जो सारा लिख दें कि या छोड़ दें, बोलिए जल्दी से। लिख लीजिए से। ठीक है, तो दैट इज कह सकते हैं स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी of a charge particle is क्या, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये सब कुछ नहीं बदला है। तब तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड on charge particle is 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, वर्क डन भी नहीं होगा। इतना बात समझने में अगर कोई कष्ट है तो बतलाइए। देख लीजिए, इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। ट्रेजेक्ट्री को जरूर याद करके रखिएगा। ट्रेजेक्ट्री जो है बार बार एग्जाम में आता है ना। मतलब एक ऐसा भी कंडीशन हमको मिला कि आपका क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को पैरेलल और एंटी पैरेलल फेंकेंगे।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे। अब केस सेकंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केस सेकंड की बात करेंगे। चार्ज पार्टिकल को थोड़ा इधर उधर फेंकेंगे, है ना। बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, इस बात को समझ सकते हैं आप। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर बात समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से, तो आप समझ सकते हैं बात को। यहाँ पर केस सेकंड में आते हैं। चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इस बात को समझ लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इस बार चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंकना है, इस बात को पहले से बता दिए। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह मैं क्रॉस बना रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ दिखा रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंकेंगे। चार्ज पार्टिकल को क्या फेंकेंगे? परपेंडिकुलर फेंकेंगे। तो यदि मैं चार्ज पार्टिकल को इधर फेंकूं, इस डायरेक्शन में, तो आपको पता चलेगा कि फोर्स किधर लगेगा? बताइए जल्दी से। पॉजिटिव चार्ज को फेंके हैं, बोलिए जल्दी से, डायरेक्शन बताइए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी इधर फेंक दिए हैं। सो नॉर्थ, यानी इधर। ये फोर्स है, तो इस फोर्स का जो वैल्यू आएगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F बराबर होगा Q V B साइन 90 डिग्री। साइन 91 होता है, तो आपका Q V B आ जाएगा। ये फोर्स का वैल्यू आ गया। अब आप लोग सोच के बताइए कि अगर दोनों के बीच का 90 डिग्री हो, किसके किसके बीच का? वेलोसिटी और फोर्स के बीच का अगर 90 डिग्री हो, तो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? यह पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, जिगजैग लाइक होगा, साइक्लॉइड होगा, टोरॉइड के जैसा होगा, हेलिकल होगा, सर्कुलर होगा, क्या होगा? ये आपको सोच के बताना है। और ये चीज मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं पहले। मोशन चैप्टर 11th क्लास में पढ़े हैं, वहां पर इस बात को समझा चुके हैं। आप मैग्नेट को ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मैग्नेट पढ़ना है, इसमें 11 के लगभग टॉपिक में एंट्री मारेगा। ये भी इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा, देख लीजिए, बात समझ लीजिए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हेयर मैग्नेटिक सर्कुलर फोर्स, ठीक है। हेयर मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर पूरा लिख देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं तो। मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी, so its trajectory is circular। इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? सर्कुलर होगा, यानी ये सर्कुलर मोशन शो करेगा।
तो हम सर्कुलर मोशन जब शो करेगा ना, तो इस फिगर को थोड़ा सा मिटा करके अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं अब, है ना। पहले ही सर्कुलर मोशन जब पता ही चल गया, तो हम सबसे पहले सर्कुलर मोशन ही क्यों नहीं बना ले। सर्कुलर मोशन बना दिए, देख लीजिए ध्यान से। चार्ज पार्टिकल को जब यहां से मैं प्रोजेक्ट किया गया होगा इधर, तब फोर्स इधर लगा होगा, एकदम इधर। इस बात को आप समझते हैं, फोर्स का डायरेक्शन है। अब ये सर्कुलर मोशन शो करने लगा, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ भी पहुंचा होगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ भी पहुंचा होगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ भी पहुंचा होगा, चार्ज पार्टिकल फिर से यहाँ भी पहुंचा होगा, फिर यहाँ आया होगा। तब वेलोसिटी ऑलवेज फोर्स पर परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ से फोर्स इधर होगा, 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 यानी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगा ये क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा। लेकिन सर्कुलर पाथ में सेंटर की ओर जो फोर्स लगा वह मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्यू भी है। लेकिन सर्कुलर पाथ में कोई अकेला फोर्स नहीं आता है, जब भी आएगा तो हर हाल में आपके लिए यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा। क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो जब भी आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, तो जहां भी आप रहिए, आप यहाँ से ही देखिएगा तो ऐसे देखिएगा, तो ये सेंटर की ओर जो लगा फोर्स वह मैग्नेटिक फोर्स होगा, लेकिन बाहर के जो फोर्स लगेगा वह mv²/r होगा। और जब तक ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करता है, तब तक सर्कुलर मोशन होता भी नहीं है। तब तो आप कह सकते हैं यहाँ पर QVB = mv²/r होगा। एक वेलोसिटी कट जाएगा, इसलिए रेडियस r जो होगा वह हर हाल में अब mv/qb होगा। यानी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंकिएगा तो गोल गोल घूमने लगेगा। कब, जब 90 डिग्री पर फेंकिएगा तब। और उस समय सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वह रेडियस का फॉर्मूला आपका ये आ गया। अब देखिए, अब इसमें कितने चैप्टर को मैं ज्वाइंट करता हूं और क्वेश्चन कैसे आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उसका ध्यान से समझिए, ठीक है। आप लोग को पता होगा एगो पॉइंट की रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता था, लिनियर मोमेंटम लिखे हैं पी से वहां, तो के बराबर आप हाफ mv² फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का पढ़े थे वेलोसिटी के साथ। अगर मास से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो mv का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, अब /2m आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका p²/2m हो जाएगा। p² क्या हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। तब तो मोमेंटम p बराबर जो होगा, लिनियर मोमेंटम p बराबर बोल रहे हैं ट्वाइस mk हो जाएगा। ये फार्मूला भी पहले आप पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन लिनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला आ गया। अब देखिए ध्यान से वो और कंसेप्ट को पकड़िए। व्हेन चार्ज पार्टिकल accelerated by potential difference v s लिख दिए हैं, सिंबल बदल दिए हैं क्योंकि v फॉर वेलोसिटी होता है vs वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस vs वोल्ट, देन तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ke बराबर होगा q गुने vs। सर अपने मन से काहे ये लिख दिए, तो हम अपने मन से थोड़ी लिखेंगे, आपको समझा देंगे। आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो पढ़ भी किए हैं नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े ना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यही वर्क डन तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा।
इसलिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं, तो काइनेटिक नंबर चार्ज गुने पोटेंशियल होगा। इसीलिए तो यहाँ ये फार्मूला लिखे हैं। ये फार्मूला को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। भी एस सिंबल है, ये भी बड़ा और एस बहुत छोटा दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का हम सिंबल यूज कर लिए हैं। और बुक में क्या करता है, भी से पोटेंशियल और यू से स्पीड दिखाता है यहाँ पर। तो यू और भी में हमको ज्यादा फर्क नहीं पता चलता है, इसीलिए हम भी से वेलोसिटी रहने दिए हैं और वी एस से वोल्टेज कर दिए हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत जगह हम लोग वी एस वोल्टेज से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। आए बात समझ में कि नहीं? तो जब इतना सारा बात हम समझ गए, तब तो रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा हमको, है ना? तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का जो फॉर्मूला होगा वो हमको फिर से लिखना पड़ेगा कि एम भी बाई क्यू भी होगा। नहीं लिखना पड़ेगा, आप फिर से लिख रहे हैं। और देखिए मास गुने वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं, बात आपको पहले से पता है। तो ये फॉर्मूला पी बाई क्यू भी हो जाएगा, तो भी आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा। और लीनियर मोमेंटम हमारे अंडर रूट 2m के है, तो ये अंडर रूट ट्वाइस एम के अब बटा क्यू भी, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा एगो रेडियस का। और के बराबर क्यू गुने भी एस पढ़े हैं, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2m क्यू और इनटू वी एस वोल्टेज और डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये भी एगो फॉर्मूला हो गया। तो इतना सारा फॉर्मूला हो गया रेडियस का। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, सारा फॉर्मूला अगले क्लास में याद होना चाहिए। सब लोगों से बारी बारी से पूछेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये टोटल ब्रैकेट का रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो रेडियस का एक और फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? अगर टोटल रूट के अंदर ले जाइएगा तो क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर बन के जाएगा, क्यू क्यू कट जाएगा, तो बचेगा ट्वाइस एम पोटेंशियल डिफरेंस बटा क्यू इंटू बी स्क्वायर। ये भी एगो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप ये समझे कि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे, तो फोर्स जो होता है वेलोसिटी पर ऑलवेज परपेंडिकुलर हो जाता है। इसीलिए इसका ट्रेजेक्टरी जो होगा, पाथ ऑफ मोशन जो होगा वो सर्कुलर होगा हर हाल में। और सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटीपिटल फोर्स का काम किया आपका मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम भी स्क्वायर बाई आर आ गया। जब रेडियस का फॉर्मूला यहाँ से निकाल दिए, तो हमको दो तीन फॉर्मूला, क्योंकि सब जगह से आया है, बोर्ड में भी क्वेश्चन और कंपटीशन में भी आया है, याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं आएगा, है ना? और जो सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं वो भ्रम में मत रहिएगा, बहुत क्वेश्चन अच्छा अच्छा पूछेगा। एक एक फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम इतना आसान नहीं होगा। अंडर रूट 2m के होगा, तो बात समझ लीजिए। अब वहां से जब चले तो एक फार्मूला फिर से हम लोग 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट वाले में हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहाँ वर्क डन जो होगा हर हाल में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन, कोई अपोजिंग फोर्स एनर्जी लॉस कराने वाला नहीं है। अब वहां से काइनेटिक एनर्जी क्यू गुने वी एस आ गया। और क्यू गुने वी एस फॉर्मूला यही थोड़ी यूज होता है, केवल आपको इलेक्ट्रोस्टैट में यूज होता है, फिर आपका मॉडर्न में यूज होता है क्यू इंटू वी एस, दो चैप्टर में यूज होता है ना? तो बहुत जगह ये सब यूज होता है, ये सब कॉमन फॉर्मूला है, सबको हर हाल में याद करके रखना पड़ेगा। अब रेडियस का बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, तो रेडियस का भी याद करना है। लेकिन रेडियस अगर हो गया तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ये भी तो मेरे दिमाग में बात आ रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? तो टाइम पीरियड का पहले डिफिनीशन तो लिख लें। टाइम पीरियड कहते किसको हैं? टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी, टाइम टेकन, है ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन
या 1 रोटेशन, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड निकालेंगे तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगे उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम बराबर फॉर्मूला तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन है, तो टोटल दूरी कितना होगा भाई? तो एक चक्कर लगाइएगा तो सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी होगा। सुन लीजिए, फिर से बोले, एक चक्कर लगाइएगा तो सरकमफ्रेंस का दूरी होगा, और सरकमफ्रेंस तो 2 पाई r होता है, अब बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी टाइम होता है। देख लीजिए, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी टाइम होता है। और रेडियस का फॉर्मूला यहाँ से उठा के वहां पुट कर दीजिए, mv बटा qb। तो जैसे ही mv बटा qb पुट कीजिएगा तो ट्वाइस पाई mv बटा qb पुट कीजिएगा, वेलोसिटी पहले नीचे था qb, अब भी से भी तो कट गया। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आ गया फाइनली, पूरा लिख देते हैं अच्छे से, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आ गया फाइनली मेरे पास, वो आ गया ट्वाइस पाई m बाई क्यू और बी। देखिए टाइम पीरियड में हमको वेलोसिटी नाम का जो पार्ट था वो गायब हो गया है, यानी टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात को समझ लीजिए। अब बात समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज पार्टिकल को 2 मीटर से फेंकिए या 2000 मीटर पर सेकंड से फेंकिए, टाइम पीरियड सेम रहेगा। क्या कुछ बात समझ में आ गया आप लोग को? हम क्या बोले, जो ध्यान से समझ लीजिए हम क्या बोले हैं। लेकिन सर टाइम पीरियड सेम कैसे लगेगा? ओ तो प्रूफ हो गया है, उसमें हम क्या करें अब, आप खुद सोचिए। हम 2 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वही होगा। और 2000 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, 2000 ही नहीं 2 लाख मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, तो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी गायब हो गया है। यही क्वेश्चन बार बार मेडिकल में बहुत बार पूछा है, नीट वाले एग्जाम में। मतलब सोच लीजिए, आपका मन जो है ना बात को मान नहीं रहा, लेकिन ये पूछेगा, टिक मारना है क्या कि टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आप जब क्वेश्चन हमसे राइज किए हैं तो आप ही बताइए, तो इसमें घटना क्या घटित हो रहा होगा, यानी क्या फिनोमेना हो रहा होगा कि टाइम पीरियड सेम रह जा रहा है? जरूर कुछ ना कुछ बात यहाँ हो रहा होगा। गौरव कुछ सोच रहे हैं? रजनीश यस सर। क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पर? तब तो टाइम पीरियड सेम होगा, आई कन्फर्म, क्योंकि फार्मूला प्रूफ हो चुका है, और लॉरेंज ये गलत बात प्रूफ किया नहीं होगा। और इतना सालों से चलता रहा है, 2-250 सालों से ये सब लोग रट रहा है, याद कर रहा है। कोई अपोज करने वाला रहता तो अपोज करके इस फार्मूला को अब तक बदले हुए रहता। इसलिए फार्मूला तो एकदम 100% सही है, कंसेप्ट भी सही है, तो जरूर यहाँ कुछ अलग घटनाएं घटित हो रही होगी। वो क्या आप समझ रहे हैं, क्या घटनाएं घटित हो रही होगी? सोचिए क्या हो रहा है घटना। टाइम पीरियड सेम है, चाहे वेलोसिटी कितना भी हो जाए। चलिए मैं ही बतला देता हूं, अगर कम वेलोसिटी से फेंकेगा तो सर्कुलर पाथ का रेडियस छोटा होगा। देखिए रेडियस का फॉर्मूला वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम रखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल फेंकेगा तो उसका चार्ज और मास सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रखे हैं। तो कम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो रेडियस छोटा होगा, तो नजदीके में चक्कर मारना है तो उतना ही देर में मारेगा। लेकिन ज्यादा वेलोसिटी से फेंकिएगा ना तो बहुत लंबा दूर से चक्कर मारेगा। तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए टाइम पीरियड सेम रखने के लिए। समझे मेरी बात को? सर तो छोटा सर्कल में जल्दी ना हो जाएगा एक राउंड? जल्दी नहीं होगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, स्पीड कम ना है। छोटा सर्किल में ऐसे ऐसे घूमेगा धीरे 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 धीरे, अब बड़का सर्किल में एकदम तेजी से घूमेगा। टाइम पीरियड सेम मेंटेन कर लेगा, रेडियस बढ़ा करके अपना। मान लिया कि आपको छोटा गोलंबर में चक्कर मारना हो तो पैदलों मार दीजिएगा 10 सेकंड में, 1 मिनट में। और गांधी मैदान गोलंबर को चक्कर मारना, पूरा गांधी मैदान भी गोलंबरे है,
तो उसमें एरोप्लेन का स्पीड से भागना पड़ेगा, तब ना उतनी देर में चक्कर मारिएगा। यस सर। समझे मेरी बात? ध्यान से समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा एग्जाम में, खूब कंफ्यूज कराएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको। न्यूमेरिकल तो बहुत दूर है, थ्योरेटिकल में आपको कंफ्यूज करवा देगा यहाँ पर। अभी इसमें और भी पढ़ना बाकी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब ना फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से, फास्ट में एकदम। सर बोलिए। चलिए, तो यहाँ पर हम ज्यादा दूर नहीं मिटाएंगे, है ना, थ्योरी वाला पार्ट सिर्फ मिटाएंगे, फार्मूला वाला सब पार्ट रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भाई। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, ये बात पता होगा आप लोग को। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चक्कर मारता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, ये भी बात पता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, क्यूबी बाई 2πm हो जाएगा सीधा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आपको याद करना है, जरा ध्यान से समझ, यानी सेकंड केस तो बड़ा लंबा हो गया है, नहीं इसका क्वेश्चन तो बहुत गंदा हो सकता है। सोच लिए कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, 11, 12 सब चैप्टर में आपको एंट्री करवा देगा। वर्क ऑफ एनर्जियों में आपको लेके चला जाएगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो, क्योंकि देखिए वहाँ काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला साथ साथ आ रहा है। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया कि क्या होगा, लेकिन हम थोड़ा निकालना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। मान लिए कि इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि 1 टेस्ला है। मैं जस्ट आई इमेजिन, कल्पना कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं, कल्पना सिर्फ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी निकालने का, है ना। कल्पना भी थोड़ा करके देखना चाहिए, है ना। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 1 टेस्ला, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि याद कीजिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁴ टेस्ला में होता है ना। 10 टू पावर क्या होता है, -4 टेस्ला में होता है। आया समझ में? तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 2π तो लिख ही लेंगे, 2π का आपको कितना बड़ा वैल्यू होता है तो आपको पता है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग को पता है कितना होता है, 9.1 होता है, यस और सर। 10 का पावर -31 होता है, -31 होता है। अब ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ छाड़ दिया, हमको उससे मतलब नहीं, ये ऊपर खाली किसको ले जाइए ना, तो ये हो जाएगा +31 यानी +31 और -19, तो 10 का पावर लगभग 12, 19 12 21, यानी फ्रीक्वेंसी जो है लगभग आपका 10 का पावर 12। आप इतना ही सोच लीजिए, 10⁻12 फ्रीक्वेंसी। आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पर वेलोसिटी पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, यानी कि 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दीजिएगा तो 1 सेकेंड में 10 का पावर 12 बार वो चक्कर मार लेगा। नहीं कुछ अजीब लग रहा है घटना आपको, देख लीजिए। हम तो कुछ नहीं किए, हम चार्ज इलेक्ट्रॉन को लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं, 1 टेस्ला बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और केवल उसको कितना भी वेलोसिटी से क्यों नहीं फेंक दीजिए, आप 2 मीटर पर सेकंड से फेंकिएगा तो भी 10 का पावर 12 बार चक्कर 1 सेकंड में मार लेगा, और 10,000 से फेंकिएगा तो बड़ा रेडियस में मारेगा, लेकिन मारेगा।
इमेजिन कीजिए कितना फास्ट ये घूमता होगा, है ना। अब इस सब का इंस्ट्रूमेंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद, खोज होने के बाद ही इंस्ट्रूमेंट आया होगा, और इसका इंस्ट्रूमेंट भी बहुत तगड़ा तगड़ा है। तो इंस्ट्रूमेंट भी आगे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन पहले तो अभी इस फिनोमेना को समझ रहे थे, है ना। इतना बात तो समझ में आ गया है हम लोग को, है ना। इससे अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होगा। इस बात को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब ये सेकंड केस आपका खत्म हुआ। इसमें पूरा फार्मूला को याद रखिएगा और तब क्वेश्चन की बात करेंगे। हम बिना फार्मूला याद किए क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्यों, आधा कंफ्यूजन तो ऐसे ही हो जाएगा बिना फार्मूला का, है ना। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, साफ उफ कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अब केस थर्ड में भी एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसमें एक बात और है, चलिए वो बात भी लिख ही देते हैं, है ना। एक बात और है इसमें कि आपका जब चार्ज पार्टिकल में फोर्स लग गया, वेलोसिटी लग गया, तो इसमें वर्क डन होगा कि नहीं, इसमें स्पीड बदलेगा कि नहीं, इसमें वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं, जो पिछला में टॉपिक में लिखाए थे, आप लोग बताइए। नहीं होगा। फिर से एक बार बोल रिपीट कीजिए तो सर। वर्क डन होगा कि नहीं, स्पीड बदलेगा कि नहीं सेकंड केस में। जैसे पहला केस में नहीं बदला था, लिख पाए थे ना आप लोग, बोले लिख दिए सर, तो लिख दिए थे। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी बदलेगा कि नहीं, स्पीड बदलेगा कि नहीं, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बदलेगा कि नहीं, क्या क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, ये सब पर थोड़ा सोच के रखना है। नहीं बदलेगा सर। क्यों नहीं बदलेगा? सर वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट होगा ना। हम वेलोसिटी फेंक दिए थे तो फोर्स तो लग गया था ना मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, F सर तो बराबर क्यू भी बी। हर जगह यहाँ तो वही फोर्स लगेगा सर, वेलोसिटी चेंज थोड़ी हो रहा है। क्यों चेंज नहीं होगा, उसका रीजन भी तो चाहिए। आपका बात हम क्यों मानेंगे? हम नहीं मानेंगे आपका बात, आप प्रूफ करके बताइए। तो देखिए हम प्रूफ कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर कैसा मोशन हो रहा था, सर्कुलर। कैसा मोशन हो रहा था, सर्कुलर। फोर्स इधर था, वेलोसिटी इधर था, दोनों के बीच में डिग्री कितना था, 90। इधर फोर्स इधर वेलोसिटी। तो एक बात तो समझ लीजिए, पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं कभी, एफ भी कॉस थीटा। देख लीजिए ध्यान से। तो एफ भी कॉस 90 डिग्री, यानी कि पावर कंज्यूम 0 हो रहा है, यानी पावर एग्जर्ट नहीं हो रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला कभी पढ़े हैं, एफ एक्स कॉस थीटा। यस सर। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंटियल, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंटियल, तो भी हो गया एफ एक्स कॉस 90 डिग्री। तो वर्क डन हुआ क्या, तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन नहीं होता है, पावर कंज्यूम नहीं होता है, तो स्पीड कैसे चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम भी नहीं बदलेगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा जैसे पहला में था। अब इसमें मत बोलिएगा, लिख दीजिए, देखिए हम समझा दिए। इसीलिए नेचर में जो भी चीजें हैं अपने से जो मोशन में है सारा सर्कुलर मोशन में रहता है, और नहीं तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमते घूमते अपना वर्क करने लगे, एनर्जी लॉस करने लगे, तो 2-4 दिन में सूर्य के अंदर घुस जाएगा पृथ्वी, एनर्जी खत्म हो जाएगा, सूर्य खींच लेगा उसको, यानी सन जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। इसलिए आपका सभी जो नेचर में अपने से मोशन में है सब सर्कुलर मोशन में है। चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर मारता है सर्कुलर मोशन में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर मारता है सर्कुलर मोशन में, यानी कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन नहीं होता है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, पावर कंज्यूम नहीं होता है, स्पीड नहीं बदलता है, और क्या,
मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता है। आए बात समझ में? तो अब तीसरा केस में चले, है ना। केस थर्ड में चलते हैं, अब बात समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो दो केस स्टडी कर लिए लोरेंज का। लोरेंज एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी देखे गया और उसको हम लोग खींच तीर करके लंबा करते जा रहे हैं, है ना। केस थर्ड में बात करते हैं कि क्या करना है ना। when charge particle projected at angle थीटा जो कि 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। पहले 0 डिग्री पर फेंके थे पैरेलल एंटी पैरेलल, दूसरा में 90 डिग्री पर 90 पर फेंकेंगे ना 0 होगा, तब देखेंगे उसकी बात करना चाहते हैं हम। बात समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि दिक्कत है बोलिए जल्दी से। नो सर। तो देखिए यहाँ पर जो है बात ध्यान से अगर समझेंगे आगे, है ना, तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि तब तो हम कह सकते हैं, और इसको फेंकेंगे कैसे फिर से समझ लीजिए, है ना, कि यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पहले से अरेंज है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग ये यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, थीटा जो है आपका, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है ये, जो यूनिफॉर्म है आपका, और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को हम लोग ना तो परपेंडिकुलर ऐसे फेंकेंगे, परपेंडिकुलर मतलब इधर, ना तो पैरेलल फेंकेंगे, उसके बीच में सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, यानी सर्टेन एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे भी वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल जो है थीटा बना लिया है, और यह थीटा एंगल 90 डिग्री से कम दिख रहा है और 0 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए इसका बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो इसका जो है इधर एक कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, वो होगा v cos थीटा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलाएगा वेक्टर कंपोनेंट के हिसाब से, और ये इसके तरफ जो परपेंडिकुलर जाएगा वो जाएगा v sin थीटा जाएगा, याद कर लीजिए। यानी वेलोसिटी जब तिरछा दिए हैं तो यहाँ दो कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, ये बात आप समझ रहे हैं। एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया और एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक पैरेलल हो गया और एक क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अभी दोनों हम लोग मोशन पढ़ चुके हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई चार्ज पार्टिकल को फेंकिएगा तो मोशन कैसा होगा, बोलिए, स्ट्रेट लाइन। और जब परपेंडिकुलर फेंकिएगा तो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। याद कीजिए आप, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल को तिरछा फेंकने के बाद इसमें दोनों का गुण आ जाएगा। किसका किसका गुण आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाला भी गुण आ जाएगा और परपेंडिकुलर वाला भी गुण आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर जब फेंके थे तो सर्कुलर मोशन शो किया था, और पैरेलल फेंके थे तो लीनियर मोशन शो किया था। तो दोनों का गुण इसमें आ जाएगा, यानी ये सीधा भी चलेगा
और गोल गोल घूमेगा भी, तो ये जाएगा कैसा भाई? जब ये दोनों तरह का मोशन शो करेगा तो जाएगा कैसा ये? तो ये जाएगा ऐसा, ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसा बना लेगा ये? आपका स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। इस बात को समझ सकते हैं आप ध्यान से। कैसा बना लेगा? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। और इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। इसको क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ कहते हैं। आया समझ में? इसको क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, हेयर, यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी कौन है भाई? तो v cos थीटा है। प्रोवाइड linear motion but perpendicular component provide, अच्छा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कौन? तो आपका v sin थीटा है। प्रोवाइड सर्कुलर मोशन hence charge particle show हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन में आपका लिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सर्कुलर मोशन का। तो स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन का स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले। तो सर्कुलर मोशन का जब स्टडी करेंगे तो आपको पता है क्या कि जो इधर लगेगा एक mv² लगेगा, लेकिन वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के चलते। इधर लगेगा qv परपेंडिकुलर इंटू बी, यानी कि तब तो आप यहां से लिख सकते हैं कि mv² इक्वल टू qvb, लेकिन ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वन नहीं लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर का साइन दे रहे हैं। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो mv परपेंडिकुलर बाई qb हो जाएगा, या mv साइन थीटा बाई qb हो जाएगा रेडियस का फॉर्मूला। यानी कि हेलिक्स यानी स्प्रिंग में भी तो रेडियस होता है, जिसको सोलेनॉइड हम लोग कह रहे थे। तो इसमें जो रेडियस का फॉर्मूला होगा, ये जो रेडियस का फॉर्मूला जो आर होगा, उस रेडियस का फॉर्मूला होगा mv साइन थीटा बाई qb हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्या हो जाएगा? mv साइन थीटा बाई qb हो जाएगा। अब इसका भी रेडियस का फॉर्मूला 10 गो हो जाएगा। कहिए कैसे? तो अभी आप समझे थे उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। mv के बदले मोमेंटम माने p बाई qb लिख सकते हैं, p के बदले √2 mk बाई qb लिख सकते हैं। और उसी तरह से जितना फॉर्मूला इसके पहले टॉपिक में प्रूफ किए हैं, साइन थीटा केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडियस में और सारा फॉर्मूला वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, समझा दिए हैं। अब आपको याद करने की जरूरत है और समझ के रखने की जरूरत है ना? तो आप लोग फिर से समझ लीजिए। हमने कहा कि इसके पहले टॉपिक में जो सर्कुलर मोशन में स्टडी किए थे, रेडियस का जितना फॉर्मूला आया ना, उन सभी में साइन थीटा से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इस टॉपिक का रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा।
देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमको यहाँ तक से। देख लीजिए, हर एक को बारिश बारिश से देख देख करके दोबारा आपको समझ समझ के सब कुछ याद करना पड़ेगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। बात समझने की कोशिश कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला में तो वेलोसिटी था ही नहीं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ भी वही हो जाएगा। टाइम पीरियड जो वहां डिराइव हुआ था, क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस पाई एम बाई क्यू भी था, 2 पाई एम बाई क्यू भी था टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यानी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी यहाँ पर वही होगा। यानी कि जब ये चक्कर मारेगा गोल गोल, तो कहने का मतलब यहाँ से ध्यान समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वह टाइम पीरियड जो होगा आपका, उसका फॉर्मूला हो गया। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि पहले प्रूफ कर चुके हैं, 2s पाई एम बाई क्यू बी, है ना। अब लिनियर मोशन का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिनियर मोशन। सर्कुलर का हो गया तो लिनियर मोशन का स्टडी ऑफ लिनियर मोशन। लिनियर मोशन, स्टडी ऑफ लिनियर मोशन का स्टडी करते हैं, है ना। तो लिनियर मोशन में तो यूनिफॉर्म ही मोशन है ना। तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर की दूरी जो होता है ना, इसको पिच कहते हैं। एक सेंटर से दूसरे सेंटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पिच कहते हैं। यानी डिस्टेंस बिटवीन पिच, पिच पी क्या होता है, तो अभी तो बता रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव लूप, या डिस्टेंस बिटवीन टू लूप, या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू लूप, जो भी लिखिए बात बराबर है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का स्ट्रक्चर इसी के जैसा होता हुआ, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, उसके सेंटर का भी दूरी वहां से वहां तक का वही होगा, वहां से वहां तक का वही होगा। उसी को पिच कहते हैं। पिच सर्कुलर टर्न को कहते हैं। नट बोल्ट देखे हैं, बोतल का ढक्कन देखे हैं जो गुन्ना का साथ है ना, तो देखिएगा एक बार घुमाइएगा तो जितना अंदर वो धंसता है ना, उसको पिच कहते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे हैं? तब बोतल का ढक्कन जो है ना, उसको ले आइए, आज खोल के देखिए कि जब उस पर आप उंगली रख करके एक चक्कर मारिएगा तो थोड़ा नीचे उतर जाइएगा। ढक्कन ऐसे बोतल का रख ले रहिए, उस पर जब ऐसे ऐसे आप उंगली रख करके पेन से ऐसे से घुमाइएगा ना, एक चक्कर तो थोड़ा नीचे पहुंच जाइएगा। तो पिच उसी को कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, जब उसी को पिच कहते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू लूप कर देते हैं। सिंपल सा बात, शॉर्ट में डिस्टेंस बिटवीन टू लूप को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। और इस पिच का फॉर्मूला डिस्टेंस x बराबर जो होगा, यानी पिच लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पिच लिखेंगे। पिच बराबर क्या होगा? आप बताइए, वेलोसिटी गुने टाइम होगा, तो v पैरेलल v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड होगा। क्योंकि एक ही टाइम पीरियड में नहीं, ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहा है, एक चक्कर में जितना आगे बढ़ रहा है। और कंपोनेंट इधर की ओर v cos थीटा पहले से लिखा हुआ है जो दिख रहा है आपको। यानी पिच का जो फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली p बराबर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यूबी। देख लीजिए, ये पिच का फॉर्मूला हो गया। इन सभी फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं एट एनी कंडीशन। तो ये हुआ तीसरा तरह का मोशन का स्टडी। यानी एक तो पहले पैरेलल एंटी पैरेलल फेंके थे, दूसरा परपेंडिकुलर फेंके थे, और तीसरा बीच में फेंके, तब ऐसा मोशन हुआ। इन्हीं को इतना में कष्ट है तब बोलिए अब, क्योंकि अब अगला केस, चौथा केस आने वाला है।
देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई डाउट है तो जरूर बोलिए, फास्ट में बोलिए, है ना, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, मतलब अच्छी तरह से। चलिए, तो स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत भारी बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रोसेस है, फार्मूला है, एक बार में तो नहीं संभव है, 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो जरूर संभव है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बात और बता रहे हैं, अभी जितना बार भी हम लोग चार्ज पार्टिकलों को प्रोजेक्ट किए हैं ना, हर बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रह करके प्रोजेक्ट किए थे। नहीं समझे मेरी बात? आने की पहले से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्रेजेंट थे, मैग्नेटिक फील्ड इन्वायरमेंट पहले से प्रेजेंट था, और तब चार्ज को फेंक रहे थे, तब यह तीनों केस स्टडी किए। अब की बार जो स्टडी करेंगे ना, उसमें चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से फेंकेंगे। यानी कि देख लीजिए ध्यान से, केस 4 में वही है, when charge particle projected from outside to when charge was projected from outside to the magnetic field. यानी कहने का मतलब क्या है वो समझिए ध्यान से। इस बार चार्ज पार्टिकल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन यहीं तक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर सभी जगह क्रॉस है, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस है आपका। मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इस बाउंड्री लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। इसके पहले जितना बार केस स्टडी किए थे, तीनों केस में तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा जाके फेंके थे, और फिर बाहर से फेंकेंगे चार्ज पार्टिकल को। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर से चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे, यहाँ से फेंकेंगे, ऐसे ऐसे फेंकेंगे। देखिए ऐसे, यहाँ चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से ऐसे फेंक दिए, मतलब बाहर से फेंक रहे हैं चार्ज पार्टिकल को। यहाँ चार्ज पार्टिकल था, उसको भी वेलोसिटी दे करके बाहर से फेंके, तब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो घुसा है उसके रीजन में। लेकिन जैसे ही इसके रीजन में गया, अब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और वेलोसिटी नॉर्थ है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन आप लोग बताइए किधर जाएगा। ये देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, फोर्स का डायरेक्शन किधर जाएगा ये आप लोग को बतलाना है जल्दी से, बोलिए जल्दी से। सर ईस्टवर्ड। ईस्टवार्ड कि वेस्टवार्ड? देखिए, सर जब वेस्ट। चार्ज पार्ट वेस्टवार्ड होगा, वेस्ट की ओर होगा, है ना, क्योंकि जे क्रॉस माइनस के माइनस आई होगा, माइनस आई मतलब इधर, यानी फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा। देख लिए ध्यान से, फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा, वो पहले सिखा चुके हैं। तब फोर्स इधर लगेगा और वेलोसिटी इधर है, तो मोशन तो सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर मोशन होगा। और आपको पता है कि जिधर फोर्स लगता है उधर ही सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। तो ये पार्टिकल जो है ऐसा घूमते 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 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा। देख लीजिए क्यों, क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की ओर होता है, तो सेंटर का लाइन तो यही इसी में कहीं ना कहीं होगा। यानी चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा होगा तब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पहुंचा होगा तब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पहुंचा होगा तब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, सब जगह से। क्योंकि वेलोसिटी यहाँ टेंजेंट इधर होगा तब फोर्स इधर होगा।
लेकिन यहाँ पर अब आएगा तो आगे तो मैग्नेटिक फील्ड अब है नहीं, आगे तो मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं है क्योंकि द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो यहाँ से फिर इसी डायरेक्शन से ये बाहर निकल जाएगा v वेलोसिटी से, यानी सर्कुलर मोशन शो करेगा लेकिन पूरा सर्किल नहीं बनाएगा। रीजन समझिए। अब यदि हम चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं ऐसे, ध्यान से समझिएगा, एकदम फिर से बता दीजिए नहीं। एकदम फिर से बता रहे हैं, आप खुद ही सोच के बताइएगा अभी फिर से। चार्ज पार्टिकल को बाहर से फेंके यहाँ से इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से, तो आप बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ऐसे में बता दूं, ये बोर्ड लेवल में नहीं आएगा, नीट लेवल में नहीं आएगा, जेईई मेन और एडवांस लेवल में सिर्फ आएगा ये सब चीज। एनसीईआरटी बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए बात को। ये इस वेलोसिटी से फेंके हैं तो आपको जैसे ही जाइए यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही रहता है तो याद कीजिए वेलोसिटी और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बना था, तो यहाँ भी वेलोसिटी और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब इधर फेंक दिए है ना तब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा आपका, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। और जब फोर्स का डायरेक्शन और इसके बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा तो सर्कुलर मोशन ही तो शो करेगा हर हाल में। जैसे ही सर्कुलर मोशन शो करने लगेगा तो ये ऐसे घूमने लगेगा यहाँ से ऐसे और यहाँ तक आएगा मात्र, यहाँ से घूमते हुए सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यहाँ पर रहेगा तो टेंजेंट वेलोसिटी इधर तब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर रहेगा टेंजेंट वेलोसिटी इधर तब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और इतना ही दूर ये सर्किल बनाएगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा v वेलोसिटी से, क्योंकि इस डायरेक्शन लाइन के आगे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं कि पूरा सर्किल ऑफ मोशन वो कंप्लीट करे। तो यहाँ पर हाफ सर्किल हुआ, यहाँ पर हाफ सर्किल से कम हुआ। अब उल्टा है वो काम करके देखते हैं, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड इधर और बढ़ा लेते हैं, लेकिन इधर नहीं उधर बढ़ाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से रेड पेन से बनाते हैं क्योंकि बीच वाला को ब्लैक से बना दिए हैं। अब की बार हम इधर की ओर v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल फेंके, इधर की ओर v वेलोसिटी से फेंके हैं, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी उधर फेंके हैं। अब आप खुद सोचिए फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो इधर की ओर होगा फोर्स का डायरेक्शन आपका, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। जब ये फोर्स का डायरेक्शन होगा तो सर्कुलर मोशन ये ऐसा शो करेगा। यहाँ से फिर ऐसे ये बाहर निकलेगा। आपकी बात कहिए कैसे, कि जब यहाँ पर जाएगा तो इसका टेंजेंट इधर होगा तब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर आएगा तब वेलोसिटी का टेंजेंट इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर आएगा तब वेलोसिटी का टेंजेंट इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। 3 डिफरेंट सिचुएशन हम लोग स्टडी किए हैं। एक बार पूरे पूरे हाफ सर्किल बनाएगा, जब सीधा सीधा ऐसे फेंके हैं तो कम एंगल पर फेंके हैं तो हाफ सर्किल से कम, और यानी कि आपको चेक करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फोर्स का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल है या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है तो हाफ सर्किल से कम होगा, अगर पैरेलल जा रहा है तो पूरा सेमी सर्किल होगा, और अगर अंदर की ओर जा रहा है तो हाफ सर्किल से ज्यादा होगा। अब समझ में आ गया बात है, लेकिन कभी भी पूरा नहीं बनाएगा। और सर्कुलर मोशन का ये पार्ट है, तो हर एक केस में रेडियस का फॉर्मूला वही होगा, mv/qb ही होगा। स्टडी कीजिएगा तो हर एक केस में, तीनों केस में रेडियस का फॉर्मूला वही होगा, लेकिन पूरा सर्किल कोई नहीं बनाएगा। पूरा सर्किल कोई नहीं बनाएगा। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को, पूरा सर्किल कोई नहीं बनाएगा। समझने का कोशिश कीजिए, पूरा सर्किल कोई नहीं बनाएगा। देख लीजिए, ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हर एक केस में रेडियस का फॉर्मूला सेम होगा, और पूरा सर्किल, हाफ सर्किल, सब क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए
इसको अगर और समझना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन के साथ इसको हम बताएंगे कभी आगे फिर, है ना। क्योंकि इसमें एंगल उंगल अगर देगा फिर तो एंगल देगा तो कहेगा कितना देर तक मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के अंदर रहा, फेंकिएगा तो हाफ सर्किल है, तो इतना दूर का तो सीधा पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड का हाफ टाइम, मतलब टाइम पीरियड जितना उसका आधा देर तक की मैग्नेटिक फील्ड में रहा होगा। लेकिन इसमें तो एंगल उंगल दे करके आपको ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछेगा पूरा, तो ज्योमेट्री लगाएगा तो आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, है ना। तो जे एडवांस का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे वहां पर बताएंगे कितना देर तक किस तरह से निकालेंगे कि अंदर रहेगा। वहां चूंकि एंगल दिया रहेगा 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री जो भी है, ठीक है। और तब यूनिटी मेथड लगा करके आपको क्वेश्चन बना देना है यहाँ से। देखिए अब इसके बाद एक केस है उसको स्टडी करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक केस और है उसको स्टडी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो केस है। उस केस को स्टडी करते हैं, वो बोर्ड में ही पूछेगा और कंपटीशन में पूछेगा हर हाल में आपसे, बस इतना सोच लीजिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए बात ध्यान से। देखिए अगला जो कोर्स है, अगला जो आपका हेडिंग है फोर्स ऑन करंट वायर, फोर्स ऑन करंट वायर, करंट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट वायर इन यूनिफॉर्म। इसका डेरिवेशन भी पहले बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछता था, लेकिन इस बार तो डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड में नहीं होगा, तो बिहार बोर्ड वाले को सिर्फ याद करना है डेरिवेशन, है ना। तो फोर्स ऑन करंट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है आपका इस तरह से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहा हूँ, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। अगर इसमें कोई करंट कैरिंग वायर है, मैं इसी तरह से सिंपली कोई वायर ऐसे रख दिया हूँ, देखिए हम वायर इसी तरह से रख दिया, हम ऐसा नहीं कि स्ट्रेट वायर रखे, हमको एक वायर रख दिए हैं, उस वायर का नाम एक इंड का नाम ए रखते हैं और दूसरा इंड का नाम सी रखते हैं। लेकिन इसमें करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट है। तो जब करंट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स का डेरिवेशन निकालना है। लेकिन हमको ये जानना है कि फोर्स आखिर लगेगा क्यों, पहले रीजन तो समझ लीजिए। करंट वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब फोर्स लगेगा करंट वायर पर, मतलब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिए तो उस पर फोर्स अपने आप लगने लगेगा, करंट वायर इधर उधर भागने लगेगा। लेकिन फोर्स लगेगा क्यों, इस रीजन को तो पहले जानना पड़ेगा। तो क्या रीजन हो सकता है आप खुद सोचिए, कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि आज ही पढ़ाए हैं सब कुछ। क्यों लगेगा, तो मैं तो सबसे पहले लिख देता हूं आगे, है ना। यहाँ से डेरिवेशन करना शुरुआत करेंगे, है ना, पॉइंट लिखना शुरुआत करेंगे। तो देखिए रीजन नहीं समझ में आ रहा है तो हमको समझ में आता है ना, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। आप बताइए करंट कैरिंग वायर है तो उसमें चार्ज मोशन में होगा, कौन चार्ज, इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे बात को, कौन मोशन में होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा, ये बताइए आप लोग बोलिए। मोशन में होगा। यस सर। आप बताइए जब चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में है और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मोशन में आ जाए तो लोरेंज के अनुसार उस पर फोर्स लगेगा। अब एगो इलेक्ट्रॉन तो इसमें मोशन में है नहीं, आपको पता है कि एकदम हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होता है एक साथ मोशन में और सभी पर फोर्स लगेगा। तो एन एवरेज
इस करंट वायर पर भी फोर्स लगने लगेगा और उसी का फॉर्मूला हमको डिराइव करके दिखा देना है। तो थोड़ा सा करंट में एंट्री मारेंगे, थोड़ा सा क्या मारेंगे, करंट में एंट्री मारेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ एक छोटा सा पीस ऑफ करंट वायर लिए, एक छोटा सा करंट पीस का वायर लिए, एक छोटा सा पीस है ये करंट वायर जो है डीएल लेंथ का है, इसको कंसीडर करिए। यानी यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी कंसीडर डीएल लेंथ ऑफ करंट वायर, यानी फर्स्ट वी कंसीडर डीएल लेंथ ऑफ करंट वायर का डीएल लेंथ कंसीडर किए हैं। तो हम ये निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीएल लेंथ ऑफ वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in DL length of wire, in DL length of wire, number of electron in DL length of wire, number of electron in DL length of wire निकालना चाहते हैं तो एक फार्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम, तो एरिया गुणे डीएल। ये करंट में पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, क्योंकि करंट वर्ड आ गया है तो करंट में पढ़ चुके हैं, याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इंटू वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाता था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा Na इंटू डीएल पीस ऑफ वायर, यानी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता था, याद कीजिए, कॉपर का 10 का पावर 28 होता था, ये इसका वैल्यू, एन का वैल्यू। क्वेश्चन बनाए हैं कहाँ, करंट में, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का डेरिवेशन है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीएल लेंथ ऑफ वायर NaDL आ गया। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन डीएल लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन डीएल लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, तो डी क्यू होगा। तो क्यू बराबर तो एन ही फार्मूला पढ़े हैं, एन गुने ई, तो एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें ई से गुना कर लीजिए, तो एन ए ई इंटू डीएल हो जाएगा। तो बाय लोरेंज फोर्स, चलिए लोरेंज फोर्स, तो देखिए लोरेंज फोर्स जो है स्मॉल चार्ज पर फोर्स स्मॉल लगेगा, इसलिए डीएफ बराबर होगा डी क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू बराबर एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो छोटा सा लेंथ लिए तो छोटा सा चार्ज आया तो छोटा सा फोर्स ना लगेगा। तो अब इस वैल्यू को जरा पुट कीजिए, डीएफ बराबर क्या होगा, डी क्यू, तो डी क्यू वी बी साइन थीटा, तो डी क्यू बराबर होगा एन ए ई डी एल, तो एन ए ई डीएल है, डीएल है और यहाँ भी है, तो भी को पहले लिखते हैं, डीएल बाद में लिखते हैं, बी साइन थीटा लिखते हैं। आप लोग को याद है एन ए ई भी का फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला किन्हीं को याद है करंट में, नहीं याद है तो हमको तो याद है, डीएफ बराबर होता है, ये आई होता है, इसी को आई कहते थे, आई बराबर एन ए ई वी डी, वीडी वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था, तो इलेक्ट्रॉन ही ना घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी को ही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो मन करे तो भी लिख दीजिए, नहीं तो डी भी लिखिए, जो लिखना है लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस वेलोसिटी के बदले वीडी भी लिख सकते हैं। तो आई डी एल भी आ गया साइन थीटा। अब देखिए, अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो डीएफ वेक्टर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो आई डीएल भी वेक्टर होगा और क्रॉस बी हो जाएगा। कहिए ऐसा क्यों होगा, तो देखिए करंट तो स्केलर है यानी डीएल लेंथ है और डीएल लेंथ वेक्टर हो गया, तभी ऐसा फार्मूला आ सकता है। तो जानते हैं इसका एक फिर से नया नाम पड़ गया, इसको हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं।
उसका नाम आइडियल का नाम जो पड़ गया आई इंटू डीएल जो पड़ गया, इसका नाम पड़ गया करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलिए उसको बाद में पहले डिस्कशन करें। सबसे पहले डीएफ आ गया, यानी हमको इस छोटे पीस पर अभी फोर्स निकाले हैं, इस छोटे से पीस पर फोर्स निकाले हैं डीएल लेंथ पर, हमको पूरे वायर पर फोर्स निकालना है। तब फोर्स ऑन वायर एसी, एसी इसलिए लिख रहे हैं कि ए और सी पॉइंट माने थे। तब फोर्स ऑन वायर एसी, तो एसी वायर पर फोर्स निकालेंगे। तब फोर्स का जब फॉर्मूला आएगा तो नेट फोर्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन होगा, तो करंट आ जाएगा बाहर, स्केलर है, इंटीग्रेशन तो डीएल पीस ऑफ वेक्टर का ही होगा और क्रॉस बी होगा। लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कीजिएगा आप, ए पॉइंट से चलते चलते कहां तक जाइएगा, सी तक जाइएगा, यानी ए से सी तक होगा। ये नंबरिंग है, ये नहीं कि ए सी कुछ अलग सोच लीजिएगा। यानी कि आपका फोर्स ऑन करंट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ गया आपका, वेक्टर फॉर्म में आया है, देख लीजिए आइडियल क्रॉस बी हो गया। सॉरी ये भी वेक्टर, यहाँ क्योंकि वेक्टर है अभी। अब देखिए ध्यान से, अगर स्ट्रेट वायर पर फोर्स निकालना, अगर ये वायर स्ट्रेट हो जाए तब क्या होगा, केस फर्स्ट में चलते हैं। फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर पर फोर्स निकालने लगते हैं तब क्या होगा, तब फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर चलिएगा तो हो जाएगा आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। कहिए क्यों, फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर पर ये फॉर्मूला क्यों लगेगा, तो आपको पता है जब सीधा वायर रहेगा तो डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर का मतलब क्या समझ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वो कौन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अगर फोर्स यहाँ, देखिए ये हो गया डीएल को एल क्यों हो गया वो समझ लीजिए। अगर हम क्या बोले, डीएल है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कौन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यानी कि एसी वायर का जब लंबाई लेना रहेगा तो जानते हैं सीधा स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन लेना सीधा। तो अगर स्ट्रेट वायर होगा तो इसका डीएल तो एल ही कहलाएगा, इंटीग्रेशन की तो एल हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ वायर रहेगा वही हो जाएगा। यानी फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर का ये फार्मूला वेक्टर फॉर्म में आया, उसको भी याद करना है। और आपको ये फार्मूला तो याद करना ही है वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए। आया समझ में। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप फिर से याद करना पड़ेगा आई एल बी साइन थीटा। क्या लिखना पड़ेगा, आई एल बी साइन थीटा। यानी कि स्केलर फॉर्म में फार्मूला को याद करना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और वो आपको डायरेक्शन निकालने के लिए हेल्प करेगा। बात समझ लिए ध्यान से। अब आते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या आते हैं भाई, देख लीजिए केस सेकंड में क्या है। फोर्स ऑन करंट लूप, करंट लूप, लूप मतलब समझते हैं घेरा लग जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो ऐसे, जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ, है ना। और करंट वायर जो है किसी तरह का हो, घेरा या फेरा लगा ले, मतलब या तो ये ऐसा ट्रायंगल हो जाए और करंट इसमें घूमते रहे, या तो आर्बिट्री शेप का हो जाए और करंट घूमते रहे, लेकिन लूप बना ले, जहां से चले करंट वहीं लौटे, लूप बना ले, मतलब जहां से चले वहीं लौट जाए, लूप बना ले। वो स्ट्रेट वायर था, वो लूप है, इसलिए लिखे फोर्स ऑन करंट लूप, मतलब एक घेरा बना है। वो सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आर्बिट्री भी हो, किसी तरह का लूप बना ले। तो आपको पता है कि लूप में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होता है, ये बात पता है आप लोग को, बताइएगा कितना होगा। तो लूप में डीएल वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा लूप में, लूप के लिए वो 0 होगा, क्योंकि जहां से चलिएगा वहीं आइए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए फोर्स जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। बात को याद कर लीजिएगा, यानी कि फोर्स ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। स्ट्रेट वायर पर ये होगा
और बाकी जनरल फॉर्मूला ये है। देख लीजिए, अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए। तो फर्स्ट केस फिर से बता दीजिए। फर्स्ट केस फिर से देख लीजिए। अगर स्ट्रेट वायर होगा तो सीधा वायर, स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, जब ये सीधा होगा तो डिस्प्लेसमेंट लीजिए या डिस्टेंस लीजिए, बात बराबर होता है कि नहीं, देख लीजिए। सर तो लेंथ ऑफ वायर जो होगा वही आपका क्या होगा, वेक्टर लेंथ भी कहला जाएगा। इसलिए आई एल क्रॉस बी हो गया स्ट्रेट वायर पर, और आई एल बी साइन थीटा हो गया। लेकिन वायर अगर क्लोज लूप बना ले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो जाता है, इसलिए इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो बतलाइए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी मजा आएगा, अन्यथा मजा कैसे आएगा आप खुद सोचिए। लास्ट वाले चैप्टर में एक डाउट था लास्ट वाले चैप्टर में? कौन सा चैप्टर में? सर, इससे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या डाउट है, बोलिए। सर वो व्हेन मीडियम प्रेजेंट इनसाइड सोलेनोइड वाला। मीडियम प्रेजेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल डालिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को घटा देगा, पैरामैग्नेटिक डालिएगा तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, और फेरो डालिएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। सर यहाँ पे जो इक्वेशन लिखे हैं वो समझ में नहीं आया सर। बी एम इज इक्वल्स आप टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम। तो आप बताइए कि मीडियम डालिएगा तो मीडियम जो मटेरियल डालिए वो मैग्नेटाइज होगा कि नहीं, कि नहीं मैग्नेटाइज होगा, ये बताइए। उसका इफेक्ट जाएगा कि नहीं? जाएगा सर, मैग्नेटाइज होगा। तो बी मीडियम जब डाले थे तो बी नॉट पहले से था, वो सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है। सर तो जो बी म्यू नॉट इन नॉट, एयर में होता है ना। हाँ एयर में है, तो एयर वाला तो प्रेजेंट रहेगा। मीडियम डालिएगा तो मीडियम मैग्नेटाइज होने लगेगा, तो उसके चलते भी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। कोई अगर मैग्नेटाइज हो गया तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यस सर, तो ये इसलिए म्यू नॉट। एयर म्यू नॉट तो है ही है, एयर वाला तो है ही। अब पूरा में आप डाली जाए वो तो इफेक्ट है ही, क्योंकि एयर का सबसे कम होता है। अब मीडियम डालिएगा तो मैग्नेटाइज जो होगा उसका भी इफेक्ट आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ के लिया जाता है इफेक्ट। देखिए, आप लोग को होमवर्क है, एससी वर्मा का क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क में। पहले इधर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो जो क्वेश्चन देंगे वो बना के रखना है। बात समझिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन जब तक फॉर्मूला याद करके बनाएंगे नहीं तब तक आपको मजा आएगा नहीं, बस इतना सोच लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो पेज नंबर एससी वर्मा सेकंड बुक का है आपका, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पेज नंबर 229 है, पेज नंबर 229 है। ऑब्जेक्टिव जो है वो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, है ना। ठीक है, इस तरह से बना लेना है पांचवा नंबर तक, ठीक है।
फिर आपको 8वां नंबर बना लेना है, ये सब क्वेश्चन बना लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन बना लेना है। इसके बाद आप एक्सरसाइज में आ जाइएगा, पेज नंबर 230 से जो चालू होगा, पेज नंबर 230 से जो चालू होगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, उसमें आपको बनाना है, पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है, तीसरा नंबर बनाना है, चौथा नंबर बनाना है, ठीक है, छठा नंबर बनाना है, 7वां से लेकर के अब लास्ट आप जहां तक बना सकते हैं, चलिए 23 नंबर तक, जितना तक बना सकते हैं बना लीजिएगा। इतना क्वेश्चन है 7 to 23। ये होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा, अगले क्लास में डिस्कशन करें। एम लेकिन करीब में कितना पेज नंबर में सर? एम करीम नहीं बताते हैं, हम एससी और बतलाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आज का क्लास एंड होता है। अब